नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस की। आरजेएस नाम सुनते ना सकते, आरजेएस आ रहा है क्या? और जब पूरा इंडिया आता है तो हम जनरल वाले बड़े दुखी हो जाते हैं। करें क्या? क्योंकि जनरल वालों को दिक्कत है जब पूरा इंडिया आता है। ओबीसी सेव, एससी और एसटी सेव। ये आरजेएस निकालना ईजी क्यों है? क्योंकि आरजेएस में जीके नहीं है, आरजेएस में जीएस नहीं है, आरजेएस में कंप्यूटर नहीं है, आरजेएस में रीजनिंग नहीं है। टेंशन खत्म। हिंदी इंग्लिश बचपन से स्कूल में पढ़ता है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और सब्जेक्ट भी कॉमन। लोकल एक्ट सिर्फ एक राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, वो भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, और मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है तो वो वहाँ से कर लो। बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी तो सारे कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए आरजेएस सबको अच्छा लगता है। तो आरजेएस निकाला सबसे जी। सेकेंड, राजस्थान में रहना उससे भी बढ़िया, एकदम शांत पीसफुल, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, मस्त आराम से जियो। मैं जोधपुर में रहती हूँ ना, मेरा कोचिंग सेंटर जोधपुर में है। तो एक बार मैं कहीं गई थी वृद्धाश्रम, तो उन्होंने कहा आप जोधपुर से अपने जोधपुर के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा मेरा जोधपुर वर्ल्ड का सबसे बड़ा गांव है, ये शहर भी है और एक गांव भी है, और इस गांव में मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गांव में अपनत्व होता है। शहरों में किसी को कोई लेना देना नहीं, तू कौन मैं कौन। तो इसलिए जोधपुर इज़ अ वेरी गुड, और आपके आरजेएस की ट्रेनिंग भी जोधपुर में होती है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। लेकिन जोधपुर राजस्थान के सारे ही गांव, सारे ही जिले बहुत अच्छे हैं और आप आराम से इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ सब अपनत्व दिखेंगे, जो अपनत्व की भावना आपको पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में दिखती है, और स्पेशली जोधपुर में। चलिए, ये वीडियो है आरजेएस टेस्ट सीरीज को लेके। कई लोग आपसे मिलते हैं, जब आप कहते हैं सर मैंने प्री निकाला, मैन नहीं निकला, तो वो कहते हैं मैन की टेस्ट सीरीज दिया करो। कई लोग कहते हैं मेरा प्री एक बार भी निकला बहुत है कि, तो कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप कहते हो सर फाउंडेशन बेस तो मैंने कई बार कर लिया, तो बोला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। इसी टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपके सामने आई हूँ कि हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है आरजेएस की प्री प्लस मेन दोनों की। हमारे पास आरजेएस की प्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास आरजेएस में मेन की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास आरजेएस की मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और हमारे पास आरजेएस के मंथली टेस्ट अवेलेबल है। यानी आरजेएस की बात करूँ तो मेरे पास 4 तरह की चीज़ें अवेलेबल है। आइए मैं इन चारों चीज़ों से आपको वाकिफ कराती हूँ कैसे चलते हैं हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज। सबसे पहले मैं चलती हूँ जो मेरे यहाँ पे मंथली टेस्ट होता है आरजेएस का। ये हम लोगों के यहाँ पे आरजेएस का मंथली टेस्ट होता है, जैसे कि ये हम लोगों का आरजेएस का मंथली टेस्ट होता है, हर महीने में एक बार होता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे पैम्पलेट देखे होंगे। इसका हम लोगों का जो फीस है वो बहुत नॉमिनल है। इसका जो फीस होता है 250 रुपीज़ होता है। ये एवरी मंथ होता है आरजेएस का, जिससे एग्जाम में कैसे होता है बिल्कुल वैसे पैटर्न चलता है। ये आप लोगों की प्रिपरेशन को नोट करने के लिए होता है कि क्या मैं कितना सही कर रही हूँ, मुझे और कहाँ मेहनत की जरूरत है, मेरी मेहनत सही है या नहीं है। तो ये एवरी मंथ होता है। इसकी फीस होती है ओनली 250 रुपीज़, और प्री का एग्जाम होता है। क्वेश्चंस जैसे इंग्लिश में वापस हिंदी में, ये वैसे ही चलता है जैसे एग्जाम का पैटर्न आता है। जैसे आपके एग्जाम में आता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है। थोड़ा डार्क कम है, ये दिख नहीं जाएगा। ऐसे करके 100 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लॉ के 70 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, रुक जाओ। ठीक है, लॉ के 70 क्वेश्चन है। देन इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के रहते हैं, और देन 15 क्वेश्चन इसमें हिंदी के, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं। ये चलता है। इसकी फीस जो है वो 250 रुपीज़ है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे ही एक फॉर्म मिलता है और एक अकाउंट नंबर मिलता है, वो भर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक छोटा सा कोर्स भी अगर हमसे लेते हैं तो हमारे स्टूडेंट कहलाते हैं। फ्यूचर में आपका सिलेक्शन होता है तो बाकायदा हम आपकी फ़ोटो लगाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं, और आपसे मिठाई भी खाएंगे और आपको मिठाई भी खिलाएंगे, दोनों करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरना होता है, फीस सबमिट करनी होती है। इसके लिए आप जोधपुर में आके भी एग्जाम दे सकते हैं। लाइक क्लासरूम में बिल्कुल वैसा ही वे रहता है जैसा कि हम एग्जाम में दे रहे हैं, और आप अपने घर से भी दे सकते हैं। इसका एक PDF फॉर्मेट आपके पास आएगा और एक ओमार सीट आएगी आपके पास। आप उस PDF फॉर्मेट और ओमार सीट का प्रिंट निकाल लें, और दूसरे दिन जब एग्जाम होगा, एक दिन पहले देंगे हम आपको, एग्जाम वाले दिन आपको लाइव जूम की ID और पासवर्ड मिलेगा, और लाइव आप मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहीं पर बैठ के आप एग्जाम देंगे। मैं आपके सामने रहूंगी, क्लासरूम वाले बच्चों के साथ तो मैं घूमती फिरती रहूंगी और आपको मैं नोट करती रहूंगी। और ये एग्जाम होता है 10 से 12, 2 घंटे का होता है। यदि आपका पेपर पहले भी खत्म हो गया है तो भी आपको जाना नहीं, आप बैठे रहेंगे।
आप क्लास में दे रहे हैं, मोबाइल कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको बैठना ही पड़ेगा, आप बीच में जा नहीं सकते, बिल्कुल एग्जाम जैसा एग्जाम। तो उससे आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मेरी कहाँ गलती हो रही है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो एक तरह से देखा जाए एग्जाम से पहले की ये प्रिपरेशन है। ये फिलहाल हर महीने हो रहा है, फेब में हुआ था, फिर मार्च में हुआ था, फिर अप्रैल में हुआ, देन मई में हुआ, अब जून में है। और जून की इसकी डेट है 24 जून। तो इसके आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं 23 जून तक, और मुझे कॉल मैसेज करके कर सकते हैं, मेरे नंबर इसमें दिए हुए। तो एक टेस्ट सीरीज चलती है हमारी यहाँ, जिसको हम बोलते हैं मंथली टेस्ट सीरीज। फिर चलते हैं हम दूसरी टेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। जो दूसरी टेस्ट सीरीज है हमारी, वो चलती है आरजीएस प्री की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आरजीएस मॉक टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को पूरा इंग्लिश में पेपर मिलता है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मिलता है। टोटल 10 पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट के टोटल 10 पेपर होते हैं। उसमें 35 क्वेश्चन सिविल के, 35 क्रिमिनल के, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल हमारे 10 पेपर्स होते हैं। और डिग्लोट नहीं होता, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग होता है। उसकी फीस होती है 1500 रुपीज। उसका एक टाइम टेबल होता है जो आपको दिया जाता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपको पेपर मिलते रहते हैं। वो पेपर भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे, वो पेपर भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलते हैं, उसका पैटर्न भी व्हाट्सएप पे रहता है। ये हमारा रूटीन चलता रहता है। ये पुराना वाला एक निकला है फेब वाला, तो ये रूटीन चलता रहता है। जैसे ये ना डेट होगी, इस फेब को मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको ऐसे करके 2-2, 3-3 दिन के गैप से मिलता है। और इसमें 100 क्वेश्चन है, सिविल के 35, क्रिमिनल के 35, हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, और इसकी फीस होती है जो हमारे क्या रहती है 1500 रुपीज रहती है। और ये भी व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल आती है, पर आपसे उसका प्रिंट आउट निकालो, ओमार सीट रहती है, भरो और अपना एनालाइज करके भेजो। मैं मेरे सिविल में इतने आए, क्रिमिनल में इतना है, हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, मुझे यहाँ जरूरत है, मुझे ये कमियां मेरी नजर आई, ये लिख के आपको मुझे वापस नोट भेजना होता है। जिससे जिस दिन इंसान अपनी कमियां ढूंढने लग जाता है ना, उस दिन वो सफल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास तीसरी टेस्ट सीरीज, जो कि हमारी चलती है ये वाली, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज है, जो लॉन्ग टर्म चलती है हमारी टेस्ट सीरीज, और जिसका पैटर्न हमारे पास ये रहता है। प्री हो या मेन, दोनों का सेम ही रहता है हमारा। ये आरजीएस प्री का हमारा टाइम टेबल है। ये हम लोगों का आरजीएस का प्री का है, बिल्कुल प्री और मेन का दोनों एक जैसा ही रहता है। इसका दोनों डिवाइडेशन है दोनों के अंदर। जैसे आप देखेंगे सीआरपीसी 4 भागों में डिवाइड है, सीआरपीसी 1, 2, 3 और 4। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिवाइड कर रखा है। सीआरपीसी को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में। वो 4 पार्ट के सेक्शंस क्या हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको वो डिवाइडेशन भेजते हैं कि भैया ये इसके सेक्शंस हैं, और ऐसे आप लोगों को याद करना है। फिर इसके 3-3 दिन का गैप होता है। 3 की टेबल चलती है, आप किसी भी महीने ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ये 3 की टेबल चलती है, किसी भी महीने से ज्वाइन कर सकते हो। जब भी करोगे पेपर का ये रहेगा, जैसे मान लो आपने 15 को ज्वाइन किया तो 18 से आपको ये पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू जुड़ता रहेगा आपका। इसके अंदर प्री के अंदर सीआरपीसी फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, सीआरपीसी सेकंड वाले में भी 100 क्वेश्चन होंगे अलग अलग। जैसे मान लो सीआरपीसी फर्स्ट जो है वो हमारा होगा एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 1 से 5 मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो अगला 6 to 10 ऐसे होगा। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 100 होंगे, इसमें 100। लेकिन चैप्टर जैसे फोर्थ पार्ट है सीआरपीसी 31 से 37, तो 7 ही चैप्टर है, तो 7 चैप्टर में पॉसिबल ही नहीं है 100 क्वेश्चन बनना। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे जेजेक्ट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अब जेजेक्ट के 3 पार्ट है तो 100 क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। अगर पहला पार्ट जेजेक्ट का सेक्शन 1 से 38 है तो उसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। मेन हमारा टारगेट है कि आज आपको 1 से 38 सेक्शन पढ़ना है। पढ़ लिया जेजेक्ट का, उस 1 से 38 के सेक्शन के टाइटल्स आज आपने जो लिखे उसकी पीडीएफ बना के भेजनी है। मैडम देखो हमने आज इतना पढ़ाई के टाइटल लिखे, यानी आपको डेली बेसिस पे जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो चैप्टर 1 to 10 सीआरपीसी पढ़िए, तो 1 to 10 यानी सेक्शन 1 से 148 के टाइटल हमें लिखकर भेजोगे कि आज हमने पढ़ लिया, पेपर दे दीजिए। ये टेस्ट सीरीज जस्ट प्रिपरेशन है कि आप घर पे भी कितनी प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर एविडेंस इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एविडेंस को 1 to 3 भाग में डिवाइड किया है, ये तो टाइपिंग एरर है। फिर सीपीसी इसको 5 पार्ट में डिवाइड है। तो मेन प्री का टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्ट होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 100 बनते हैं, मिनिमम जितना उस क्या बोलते हैं टारगेट होगा उसका जितना सेक्शंस होगा उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। या मेन ऑब्जेक्ट है कि आज आपको चैप्टर 1 से 148 पढ़ना है, फिर मुझे उसका ओवरव्यू भेजना है कि मैडम जी मैंने पढ़ लिया है, सेक्शन 1 से 148 का टाइटल लिख के मुझे भेजना है, तो उसे पता चल जाएगा आपने किया है। ये करोगे तभी टेस्ट सीरीज का फायदा है, तो नहीं। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में मिलेगी। फिर चलते हैं मेन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। हमारे पास मेन एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी चलती है। ये हमारी मेन एग्जाम की बिल्कुल वैसे डिवाइडेशन है जैसे उसमें दोनों में 5-5 मॉक भी इंक्लूड है। ये देखो 5-5 मॉक भी इंक्लूड है। ये मैं कहने ही भूल गई, मॉक का मतलब वही पूरे के पूरे। मेन एग्जाम में भी 5-5 मॉक है,
यानी इस मेन एग्जाम में पहले तो सब्जेक्ट वाइज है, फिर पूरा का पूरा सिविल का पेपर, पूरा का पूरा क्रिमिनल का पेपर, पूरा हिंदी एसे का पेपर, पूरा इंग्लिश एसे का पेपर। तो जो ये मॉक है इसके अंदर वो भी है, जजमेंट भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, सब आएंगे। बाकी ये लॉ के पेपर है जो इंडिविजुअल होते हैं, ये लॉ के पेपर इंडिविजुअल होते हैं। ये इसका पैटर्न कैसा रहता है आरजीएस का, मैं आपको एक पेपर शेयर करती हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं पेपर दिखा दो हमें, तो मैं आपको पेपर बता देती हूँ कि कैसे रहता है। आप हमें यहाँ कैसे भेजेंगे, यहाँ पे कैसे चेक होगा, आपके पास कैसे आएगा वापस। तो चलते हैं। ये हमारा पेपर है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में मिलता है, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में मिलता है। ठीक है, ये हमारा आईपीसी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये आईपीसी का सेकंड पार्ट है, ये आईपीसी का सेकंड पार्ट है जिसको हमने डिवाइड कर रखा है चैप्टर 12 से 16, 230 से 377। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, 2 तरह से मेन के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। एक होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है लॉन्ग टर्म स्टडी। कई बार लॉन्ग टर्म स्टडी करने के चक्कर में ओवरलिपिंग होती है, तो एक स्मार्ट स्टडी भी होती है। तो हम हिंट भी देते हैं कि भाई आपके पास है कि ये जैसे ये वाला चैप्टर है, ये वाला पार्ट जो है वो लेस देन इंपॉर्टेंट है, 2 ही चैप्टर का काम के है, तो बाकी क्वेश्चन क्या पूरा का पूरा आईपीसी पढ़े, एक एक सेक्शन पढ़े तो नुकसानदायक हो जाएगा एक एक सेक्शन पढ़ना। तो हम बता देते हैं भैया आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो कई बार हम उसके आगे हिंट दे देते हैं। या सेकेंडरी ये रहता है कि आप एक काम करें, ये पेपर है, इसी पेपर को पहले याद कर ले और फिर इसको बिना देख लिख ले, तो जो क्वेश्चन है बेस्ट हो सकता है ना। तो दोनों वे है, एक तो पूरा पढ़ के एग्जाम दो, एक जो क्वेश्चंस आपके सामने 22, 25 जो भी क्वेश्चन है उनको याद करें, फिर बंद कर दे, फिर बिना देख लिखे, क्योंकि आने तो उसी में से हैं, नहीं तो कहाँ से आएंगे। लेकिन प्री के लिए तो पूरा पढ़ ही रहे, मेन के लिए सेलेक्टेड पढ़े, क्योंकि पूरा पढ़ने से नुकसान होता है, हमेशा सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए। तो ये आप जब देखेंगे तो ये देखो पार्ट ए लिखा हुआ है, पार्ट ए लिखा हुआ है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लाइन छुटी हुई है। आप इसी का प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं या अपने रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और ये लाइंस छुटी रहेगी उसके अंदर। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर के, जैसे एग्जाम आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, देखो एक धार्मिक संस्थान प्रदान बी के संबंध एक पत्रिका में अपमानजनक के लेख लिखता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सिपाही ने मौखिक रूप से अपने 2 सिपाहियों को ऐसा ऐसा कहा, तो ये था 3 मार्क्स के। उसके बाद आता है हमारे पास ये 10 क्वेश्चन है टोटल, प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन है। एग्जाम में 8 आते हैं, अपन 10 देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते पार्ट बी की तरफ। ये पार्ट बी 4 नंबर का है। 4 नंबर के अंदर आपके पास दोनों क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, जितना उस पार्ट में बनता है वो सारे रहेंगे। गोरुपति से आप क्या समझते हैं, क्या प्राइवेट डिफेंस में हमलवार की डेथ करने के लिए और सेक्शन 335 से संबंधित कोई प्रावधान है, ग्रीवियस हर्ट से क्या समझते हैं, ग्रीवियस हर्ट के लिए कोई एक्सेप्शंस भी है। तो हिंदी वालों को हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस अभी फाइल मेरे पास ये अवेलेबल थी। फिर आता आपके पास व्हाट डू यू मीन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसके बारे में बता दिए, है ना। स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में क्या है वो बता दीजिए। तो ये हैं आपके 4 मार्क्स के। उसके बाद चलते हैं पार्ट सी, तो वो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। अब आता पार्ट सी जो है हमारा 5 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन डावरी डेथ, और इसमें कैसी प्रिजम्पशन की जाती है, इसमें अमेंडमेंट कब हुआ। तो इसमें को 2 क्वेश्चन आए, आईपीसीआई डावरी डेथ, प्रिजम्पशन कहां से है, इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन डावरी डेथ, और इसके बारे में कैसी प्रिजम्पशन की जाती है और ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिखना है और आईपीसी भी लिखना है, तो उनके जो कॉमन है उस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब 17 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये इसके आगे वाला भी 5 नंबर का ही है, 19 वाला भी 5 मार्क्स का ही है। अब मान लीजिए इसमें मान लो अब लिखना है और आपके पास जगह कम है, तो आप इसमें एडिशनल पेजेस भी, जैसे आप क्या बोलते हैं रजिस्टर में लिखेंगे तब तो कोई इशू नहीं, इसका प्रिंट निकालते हैं और पेज कम लगता है तो आप एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पे जितना याद है पूरा लिखना होता है, लेकिन कोशिश कर कम लिखिए, लेकिन पहली बार लिखते तो पूरा लिखिए आप, ताकि बाद में एग्जाम में कम वहाँ पे याद रहेगा। और रजिस्टर में लिखते तो कभी इशू आता ही नहीं है। फिर आता पार्ट डी, और ये हमारा 6 मार्क्स का। तो राजस्थान में मोस्ट ऑफ 6 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। आपराधिक मानव आप क्या समझते हैं, इसके एक्सेप्शंस बताइए। ये हमारा 6 नंबर का सवाल है, तो उस हिसाब से 6 नंबर के रहता है। फिर 21 क्वेश्चन, ये भी 6 मार्क्स का है आपके, कि मर्डर से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपके पास सारे क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे,
इसमें आपको जो मिलेंगे, देखो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस भी है, व्हाट डू यू मीन कल्पेबल होमिसाइड, तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट टिप्पणी भी मिलेगी, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का। तो लगभग देखा इस पेपर में आपके पास 22 क्वेश्चन है। तो ऐसे करके हमने आईपीसी को 23, ये देखो किडनैपिंग अबडक्शन 23 क्वेश्चन। अगर ज्यादा बन रहे क्वेश्चन तो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है आप लोगों की प्रैक्टिस कराना। तो इसमें 23 क्वेश्चन है, क्योंकि इस पार्ट में क्वेश्चन ज्यादा बन रहे थे तो हमें ज्यादा क्वेश्चन देने पड़े। कई बार हम टिप्पणियां भी देते हैं ताकि उसमें आपकी तैयारी ज्यादा हो सके, ठीक है। तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए। अब तो इसका एक पार्ट में 23 क्वेश्चन मिले, अब इसके 2 पार्ट और है, मान लो 20 तो 60 क्वेश्चन तो आ गए। अगर उन 60 क्वेश्चन को भी आप बार बार घुमा के रट लेते हो तो एग्जाम में तो मेन में आ ही गए ना, बाकी तो पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं उर्मिला मैम के 60 क्वेश्चन पे भरोसा रखोगे। ये 60 क्वेश्चन तो है ये जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके हाथ में, इसके अलावा आप रीडिंग करोगे, इस तरह से मैन की प्रिपरेशन करोगे तो मैं निकाला इजी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मैडम इतना अच्छा तैयारी कराती, मैडम का खुद का तो नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं पता नहीं लॉ में मैंने नंबर देखेंगे आप कहेंगे मैम इतने अच्छे मार्क्स, इंग्लिश ना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थ्रू आउट, लॉ भी हिंदी में क्या, DCLFC, नेट, PhD सब कुछ हिंदी में ही है मेरा। तो पता नहीं इंग्लिश ऐसे की क्लास में कि आपकी मैम को क्या होता था उस पेपर में कि मैं बैठ जाती हूँ, मुझे लगता है ठीक है। और फिर वहाँ मार्क्स आते हैं मुझे 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 लास्ट आए, अब तक 5 मेन एग्जाम दिए, 15 लास्ट आए। कई बार मुझे भी लगता है इसमें 25 ले आओ तो हो जाए सिलेक्शन। बाकी लॉ के मार्क्स आप मेरे देखेंगे, लॉ के 3 में से 3 मार्क्स आते हैं, 4 में से 4 आ रहे हैं मुझे, 5 में से 5 आ रहा है, 6 में से 6 आ रहा है, 6 में से 5 आ रहा है। जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको मैं अपनी कॉपीज भी दिखाती हूँ। तो लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स, हिंदी से में अच्छे मार्क्स आते हैं, पर जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं। और रहते भी हमेशा मार्जिन 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से। आप कट ऑफ देखेंगे मेरा नंबर सिर्फ 1 2 1 2, अगर वही इंग्लिश में 10 मार्क्स की जगह 25 आ जाता है तो इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है। तो कई बार डेस्टिनी को हम नहीं बदल सकते, मेहनत सब करते हैं। देखो 50,000 लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीटें तो 140 ही आती है, तो हम किसी पे से ब्लेम नहीं कर सकते। जब मैंने कोचिंग खोला था तो मुझे बहुत बार सुनने को मिलता, खुद तो बनी नहीं, हमें क्या बनाएगी। तो अब लोग तो कहेंगे, लोगों को तो काम है कहना। कई बार दिल पे भी लगता था अरे यार बात तो लोग सही कह रहे हैं, गलत क्या है। कई बार लगता ठीक है क्योंकि मनुष्य हूँ, भगवान तो होने की दुख नहीं होगा, लेकिन मैनेज किया, ठीक है यार हो। फिर मैंने कहा भाई हो ही जाता मेरा तो मैं काहे को कोचिंग खोल के बैठती, फिर मैं भी ज्वाइन कर लेती ना। नौकरी तो नौकरी होती है, कोचिंग में कितना स्ट्रगल है, सुबह 4 बजे से शुरू जाओ, दिन भर की प्लानिंग, दिन भर की वीडियोस, ये वो मार्केट का कंपटीशन। तो नौकरी बेटर देन कोचिंग ना, मैं तो नौकरी को प्रीफर करूंगी। अभी भी प्रिपरेशन करती हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना आप सबसे रिक्वेस्टिंग मेरे लिए दुआएं करें, मेरा और आपका सबका हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि गुजरात के एक डॉक्टर का हार्ट अटैक से डेथ हो गया, और वो डॉक्टर जो खुद 16,000 प्लस हार्ट अटैक का ऑपरेशन कर चुका है। जब वो ही अपने आप को नहीं बचा पाया, जो खुद हार्ट डॉक्टर में कार्डियो स्पेशलिस्ट था, अपने आप को कार्डियो से नहीं बचा पाया, तो मैं तो क्या हूँ। वो तो एक तरह से भगवान था, उन 16,000 प्लस लोगों के लिए एज ए भगवान था वो, और जो लोगों की जाने बचाइए। मैं तो भगवान के पैर के अंगूठे के बराबर की, उससे जूती के बराबर भी नहीं हूँ। तो अगर मेरा ही सिलेक्शन हो जाता तो मैं कोचिंग ही नहीं चलाती। आप सजेस्ट कौन करता, मेरी कमियां वो कौन बताता, सिलेक्शन के बाद कौन अपनी कमियां बताता है। लेकिन मैं नहीं हुई तो बता सकते ना आपको ये करना चाहिए। तो कभी किसी को कमेंट मत करो, और फिर भी करते हो तो देखो आपकी इच्छा है। हम एक प्योर इंसान बन के रह सकते हैं, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है। 41 ईयर्स के वो डॉक्टर थे, मेरे फादर मेरे हाथों में चले गए। हम तो ऐसे कानपुर घूमने गए थे, हमें पता ही नहीं चला। 2 सबसे छोटी वाले 5 बहनें, सबसे एक भाई है, सबसे छोटी वाली बेटी से मिले, यहाँ से वहाँ तक गए, इतने पापा को चक्कर आया कानपुर रेलवे स्टेशन पर ही। क्योंकि हम तो पापा तो 10 डेज के लिए गए, हम 4 दिन के लिए गए कि पापा 10 दिन से वापस आ जाएंगे। मम्मी वहीं थी, 1 महीने पहले गई हुई थी, मेरा बेटा भी वहीं तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे गए थे, उनको चक्कर आया तो हमने कहा रात भर से हम सफर कर रहे, उसलिए आया होगा। और देखते ही देखते पता ही चला, नॉर्मली बस हम सबसे बात की, चक्कर आए जा रहा हूँ, और वो चले गए 15-20 मिनट में खत्म। जबकि आप मेरे पापा को देखोगे, मेरे स्टेटस में उनका फोटो देखोगे, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। मैं ही नहीं कर सकती थी ना, कि मुझे लगा अभी तो मेरे पापा 10-12 साल कहीं नहीं जाने वाला, अभी तो मेरे साथ रहेंगे, पूरा काम ही मेरा वही करते हैं। तो क्या हम प्योर बन के नहीं रह सकते क्या? हर बार किसी को कमेंट करना ही जरूरी होता है? कोशिश करो, जीवन इतना सा है, कुछ पता नहीं चलता अगले पल किसका क्या होगा। हम नहीं किसी का भला कर सकते तो बुरा ना करें ना, किसी का क्या लेना देना में। कोई बैठा तो बैठा रहे, सोए तो सोए, उठे तो उठे, नाटक करे तो करे, हंसे तो हंसे, रोए। हम न्यूट्रल बन के रह सकते ना। जीवन ऐसा जी के देखो, अच्छा लगेगा। और खुद के लिए जी के देखो, वो क्या कर रहा है मैं भी उसकी तरह करूँ क्या? अरे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना, मुझे देखो ना, संतुष्ट हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चलती है मेरी बढ़िया सी, ऑफलाइन क्लास में 4 बच्चे, कोई इशू नहीं है। 4 ऑफलाइन में है, 40 ऑनलाइन में है, ठीक है ना।
मुझे 40 बच्चे आ जाए तो पढ़ा दूंगी, नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग इतना प्रचार नहीं करते, मुझे जरूरत ही नहीं है ना, जितना चाहिए ऊपर वाला उतना दे देता है, उससे ज्यादा मैं क्या करूँगी। मेरे पापा गए, किसी ने एक सिंगल कोई मेरे पापा की बॉडी पे नहीं रखा, एक सिंपल नोट तक नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, बस उनकी यादें हमारे पास है, क्योंकि बहुत न्यूट्रल बंदा थे। अब देखना मेरे स्टेटस पे हम लोग हरिद्वार का टूर किया, मतलब कभी किसी के साथ गाली गलौज तक नहीं की पापा ने मेरे, इतने सीधे पापा थे मेरे। तो हम सबके पापा बहुत अच्छे हैं, तो हम भी अपने पापा की तरह मम्मी की तरह क्यों नहीं बन सकते, बन सकते ना। तो ये कई कमेंट आते थे कि आप खुद ही नहीं बनी, जबकि आपने मेरा स्ट्रेटजी देखा, सब कुछ कितना बढ़िया है, क्योंकि मैं मेरी और आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती, मैं और आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। सिलेक्शन होना या नहीं होना आपके मेरे हाथ में होता तो हम कब के जज बन गए होगे। 2008 का लॉ है मेरा, सबसे पहले जज बनते, अब तक तो प्रमोशन हो जाता, एडीजे बन गई होती मैं। तो हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी जो होना है वो डेस्टिनी है। तो मेहनत प्लस डेस्टिनी जुड़ेगी तो पक्का सिलेक्शन है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक अकाउंट नंबर मिलेगा जिसमें आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। देन आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा एक छोटे से कोर्स से भी जुड़ते हो तो यूनिक लॉ क्लासेस के सदस्य माने जाएंगे, स्टूडेंट माने जाएंगे। फ्यूचर में आपका सिलेक्शन होगा तो हम आपकी फोटो जरूर लगाएंगे, आपसे मिठाई खाएंगे भी और आपको मिठाई खिलाएंगे भी, ठीक है। चलिए, तो और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, आज के लिए धन्यवाद।